Hello friends, welcome to your YouTube channel Science with Devesh. In this series we are discussing the science of class 9th and we are discussing the chapter The Fundamental Unit of Life. We have discussed that what is the fundamental unit of life? Cell. Cell is the fundamental unit of life, and in this chapter we are discussing about the cell, that how we are able to detect the cell, which type of microscopes are used to detect the cell. We have already discussed about the internal features of the cell. We have discussed that there are many types of cell, there are many groups of cells that perform various functions and various activities, but there are three things which are common in any type of cell. Number one is what? Plasma membrane or cell membrane. Number two is what? Number two is nucleus, and number three is साइटोप्लाज्म. इन द लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड, बट वी हैव डिस्कस्ड, हमने ये देखा था कि कुछ सेल्स होते हैं जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और कुछ के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती. तो उनमें क्या डिफरेंस होता है, ठीक है ना. जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता तो उनके पास क्या होता है, उनके पास न्यूक्लियोइड्स होते हैं. तो इस बेसिस पे हमने देखा था कि दो टाइप के सेल होते हैं. नंबर वन इज प्रोकैरियोटिक सेल एंड नंबर टू इज यूकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक सेल्स आर व्हाट? दे आर प्रिमिटिव सेल्स जो पहले पाए जाते थे, प्लांट्स के अंदर ये पाए जाते हैं. एंड यूकैरियोटिक सेल्स आर जनरली फाउंड इन एनिमल्स. अब इनके बीच में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले साइज का डिफरेंस. जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं. उनका साइज क्या होता है? 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर. व्हाट इज माइक्रोमीटर? अगर 1 को हम डिवाइड करेंगे किससे? 1 के आगे 6 ज़ीरो लगा के, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख. 1 लाख से या 10 लाख से हम उसे डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो होता है 1 माइक्रोमीटर. तो प्रोकैरियोटिक सेल का साइज होता है 1 to 10 माइक्रोमीटर एंड यूकैरियोटिक सेल्स आर जनरली लार्ज. देयर साइज वेरीज फ्रॉम 5 to 100 माइक्रोमीटर. क्लियर? जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनमें जो न्यूक्लियर रीजन होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती. क्या होता है? इसलिए न्यूक्लियोइड्स होते हैं. जो यूकैरियोटिक सेल है दे हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. न्यूक्लियस भी बड़ा अच्छा होता है और डबल लेयर की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है. क्लियर? प्रोकैरियोटिक सेल में सिंगल क्रोमोसोम्स होता है, क्रोमोसोम एक ही पाया जाएगा, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में मोर देन 1 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं. क्लियर? प्रोकैरियोटिक सेल में जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज हैं, क्योंकि पता है हमें न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो अंदर भी रायता पूरा फैला हुआ है, अलग अलग ऑर्गन्स नहीं है अलग अलग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए. बट इन यूकैरियोटिक सेल देयर आर मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलीज विच परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. तो ये कौन सी सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. हर एक सेल जो होता है उसके आसपास कुछ मेम्ब्रेन्स होती हैं जो क्या काम करती हैं? उसको बाहर के एनवायरनमेंट से डिफरेंशिएट करके रखती हैं कि उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो बाहर के एनवायरनमेंट में ना जाएं और बाहर के एनवायरनमेंट में जो चीज़ें हैं वो उसके अंदर ना आएँ. अभी जो लार्ज और कॉम्प्लेक्स सेल्स होते हैं जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं उनके अंदर कुछ केमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं. किस लिए? उनके कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर को और उनके फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए. कि जैसे एक ने कुछ फंक्शन परफॉर्म करना है तो उसके लिए एक केमिकल एक्टिविटी होगी जो उसके फंक्शन को सपोर्ट करने में हेल्प करेगी. जैसे हमें सीढ़ियों पे चढ़ना है तो उसके लिए हमने इलेक्ट्रिक सीढ़ियाँ, जो एक्सेलरेटर हम बोलते हैं, वो हमने चलाया. तो उस पर तो हमने एक बार पैर रखा, हम डायरेक्ट ऊपर पहुंच जाएंगे. काम तो सीढ़ियों का हो रहा है, लेकिन उस एक्टिविटी से, उसको चलाने से हमें वो काम करने में हेल्प मिली. तो इन एक्टिविटीज़ को एक दूसरे से अलग रखने के लिए, जैसे हमारा ह्यूमन बॉडी है तो उसमें पेट का काम पेट कर रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन का काम स्मॉल इंटेस्टाइन कर रही है, किडनी का काम किडनी कर रही है, लीवर का काम लीवर कर रहा है. तो उन सबको हम अलग अलग ऑर्गन्स के रूप में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. इसीलिए इन सबको सेपरेट करने के लिए हर एक को अलग अलग मेम्ब्रेन में बाउंड किया गया है और छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स में बांट दिया गया है. ठीक है ना? यही एक फीचर है जो यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है. मैंने आपको कहा था कि सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं
जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाई जाती। इन्हीं छोटे छोटे फीचर्स को, इन्हीं छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को हम सेल ऑर्गेनेलीज कहते हैं, सेल के छोटे छोटे पार्ट्स। पिछले ही सेक्शन में हमने न्यूक्लियस के बारे में देखा था। तो सेल ऑर्गेनेलीज के और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, न्यूक्लियस भी है और भी हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी अपरेटस है, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स। दीज ऑल सर्व्स a different and crucial function in the life span of cell। सेल की लाइफ में ये इम्पोर्टेंट फंक्शन प्ले करते हैं, इसीलिए सबका अपना एक रोल है, इसीलिए सबको अलग अलग मेम्ब्रेन में बाउंड किया गया है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये क्या है, न्यूक्लियस, उसके बाद ये छोटा सा क्या है, लाइसोसोम, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया आपको अलग दिखाई देगा, साइटोप्लाज्म अलग दिखाई देगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अलग दिखाई देगा, गोल्गी अपरेटस अलग दिखाई देंगे। अब एक एक करके हम इनको डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर देयर फंक्शंस, ठीक है। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या होता है? ये एक नेटवर्क होता है, एक जाल होता है, किस चीज़ का, मेम्ब्रेन बाउंडेड ट्यूब्स का। मतलब जैसे ये ट्यूब है और इस ट्यूब को मैंने क्या किया, इस ट्यूब के बाहर एक मेम्ब्रेन लगा दी, तो इसको बोला जाएगा मेम्ब्रेन बाउंडेड ट्यूब। तो इन मेम्ब्रेन बाउंडेड ट्यूब्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। कैसे दिखते हैं ये? लंबे लंबे ट्यूब्स के रूप में भी दिख सकते हैं और राउंड बैग्स के रूप में भी दिख सकते हैं। क्लियर? अभी इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसा होता है, ठीक है। और इनकी दो कैटेगरीज होती हैं। नंबर 1 होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और नंबर 2 होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ और स्मूथ से हम समझ ही गए हैं कि अगर हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो उसकी सरफेस हमें रफ दिखाई देगी। क्यों? उस पर बहुत सारे राइबोसोम्स चिपके हुए होते हैं, जिसकी वजह से वो रफ दिखती है, ठीक है। अब ये राइबोसोम क्या बोला है? आपने देखा था ना कि सेल कैसे अपने स्यूडोपोडिया को, अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ब्रेक करके फूड को अंदर लेकर आता है, तो उस मेम्ब्रेन को बनाना भी पड़ता है। तो वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि उसको बनाने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, लिपिड्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो प्रोटीन्स बनते हैं सेल के अंदर, ये राइबोसोम्स के अंदर बनते हैं। क्लियर? राइबोसोम्स क्या करते हैं, हर एक एक्टिव सेल में ये प्रेजेंट होते हैं और प्रोटीन का मैन्युफैक्चर करते हैं और उसे जहाँ पर भी ज़रूरत है वहाँ पर भेजते हैं। तो ईआर जो है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो दो काम कर रहा है। एक, उसने राइबोसोम को संभाल के रखा हुआ है जो प्रोटीन बना रहे हैं, और प्रोटीन बनाने के बाद राइबोसोम उसको ट्रांसफ़र करने का काम डिफरेंट पार्ट्स के पास कौन कर रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बना रहा है? प्रोटीन। वैसे ही दूसरा जो है, जिसको हमने क्या नाम दिया है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो क्या करता है? फैट मॉलिक्यूल्स का और लिपिड्स का मैन्युफैक्चर करता है। अब इन्हीं दोनों की ज़रूरत होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को, सेल मेम्ब्रेन को बनाने के लिए, ठीक है ना, फैट प्रोटीन्स की और लिपिड्स की। तो प्रोटीन्स को तो कौन बना रहा है? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स कहाँ जाके बैठे हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रहा है? लिपिड्स और फैट्स को मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, ठीक है। और ये प्रोटीन्स और लिपिड्स ही सेल को बनाने में, सेल की बिल्डिंग करने में हेल्प करते हैं। इसीलिए ये जो प्रोसेस है इसको कहा जाता है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। कौन सी प्रोसेस? जिस प्रोसेस में प्रोटीन्स और लिपिड्स सेल बिल्डिंग करते हैं, सेल को बनाने का काम करते हैं, इसी प्रोसेस को कहा जाता है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। क्लियर? दूसरे कुछ लिपिड्स और प्रोटीन्स होते हैं जो एंजाइम्स की तरह काम करते हैं, हार्मोन्स की तरह काम करते हैं, मतलब सेल की रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं। क्लियर? ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये इसकी जो अपीयरेंस है वो अलग अलग सेल्स में डिफरेंट होती है। एक नेटवर्क सिस्टम की तरह ये दिखाई देती है। क्लियर? उसके बाद हम क्या देखने वाले हैं, इसी के अंदर हम देखेंगे कि ये एक और जो फंक्शन है किसका? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। वो क्या है? वो ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल्स का। किसका ट्रांसपोर्ट करता है वो? मटेरियल्स का। जैसे ऊपर भी हमने देखा था
कि जो प्रोटीन्स बने उन प्रोटीन्स को आगे ट्रांसफ़र करने का काम कौन करता है, तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। तो इसीलिए द वन ऑफ द फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल। अब किस किस के बीच में, सेल के वेरियस रीजन्स के बीच में, कि जैसे एक सेल ऑर्गेनेली में बना और दूसरी सेल ऑर्गेनेली को चाहिए, ठीक है, तो साइटोप्लाज्म से लेके जाएगा। दूसरा साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में ये जो ट्रांसपोर्ट का काम करता है वो कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसीलिए इसको कहा जाता है साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क नेटवर्क। क्लियर, समझ में आई बात। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, ये प्रोटीन्स और लिपिड्स की मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ एक और काम कर रहे हैं, वो मटेरियल के ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। क्लियर। अब कुछ एनिमल्स होते हैं जिनके मेनली वर्टिब्रेट्स होते हैं। वर्टिब्रेट्स कौन से, जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है ना, रीढ़ की हड्डी जितने भी एनिमल्स में होती है, तो उनके अंदर ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये शरीर के अंदर से बहुत सारे टॉक्सिक मटेरियल को डिटॉक्सिफाई करने का, उसको नॉर्मल बनाने का काम भी करते हैं। क्लियर। उसके बाद हमारे सामने आता है गोल्गी एपरेटस। अब इसका नाम गोल्गी क्यों पड़ा, क्या अच्छा लगा था ये नाम, इसलिए नहीं। इसको जिस साइंटिस्ट ने डिस्क्राइब किया था उसका नाम था कैमिलो गोल्गी, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, इसमें भी कुछ ऐसे फ्लैट बैग्स होते हैं जिनके बाहर मेम्ब्रेन होती है। मेम्ब्रेन बाउंडेड का मतलब ही यही है कि उनके पास मेम्ब्रेन है और उनको हम दूसरे ऑर्गन से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्लियर, ठीक है जी। तो ये जो है इनको एक दूसरे के पैरेलल रखा जाता है, इसीलिए इनको कहते हैं सिस्टर्न्स। क्या कहते हैं इनको, सिस्टर्न्स, ठीक है। ये मेम्ब्रेन्स क्या करती हैं, ये मेम्ब्रेन्स एक कनेक्शन बनाती हैं किसके बीच में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बीच में, ठीक है। और इसीलिए ये एक पूरा सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम बनाती है जिसके थ्रू हम मटेरियल को बना भी सकते हैं और मटेरियल को ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं। जैसे जितना भी मटेरियल बनता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, उसको पैक करने का और उसको डिस्पैच करने का, जहाँ जहाँ भी भेजना है, ये सारा का सारा काम चाहे सेल के अंदर भेजना हो चाहे सेल के बाहर भेजना हो, ये सारा का सारा काम कौन करते हैं, गोल्गी एपरेटस। तो इसका मेन फंक्शन क्या हुआ, एक तो है इसका मेन फंक्शन स्टोरेज, दूसरा है मॉडिफिकेशन और तीसरा है पैकेजिंग। किसके पैकेजिंग, प्रोडक्ट्स की। क्लियर। कुछ कॉम्प्लेक्स शुगर जो होती हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स फूड जो होता है, उनको भी सिंपल शुगर में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, गोल्गी एपरेटस। तो आपको करना क्या है, सारे के सारे ये इनके बॉडी पार्ट्स उठाओ और इनमें से इनके जो डिफरेंट काम हैं, इन डिफरेंट काम को आप नोट करते चलाओ पॉइंट्स के रूप में। जैसे गोल्गी एपरेटस में क्या क्या है, ट्यूब बेस्ड स्ट्रक्चर है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है, ठीक है। नंबर 2 पैकेजिंग और डिस्पैचिंग करता है। नंबर 3 स्टोरेज करता है। नंबर 4 कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में बदलता है। ऐसे पॉइंट्स अगर हम लिखेंगे तो ईजिली हमको ये याद रहेगा। क्लियर। उसके बाद थर्ड जो हमारा पार्ट है सेल ऑर्गेनेली का, वो है लाइजोसोम। क्या है, लाइजोसोम। लाइजोसोम भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर का मतलब ही है कि उनको एक मेम्ब्रेन बनी हुई है। क्लियर। अब वो किससे भरे रहते हैं, उनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स मतलब जो किसी भी चीज़ को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है ना। इन डाइजेस्टिव एंजाइम्स को कौन बनाता है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। कौन बनाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लाइजोसोम्स एक तरह का वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है। हमारे सेल के अंदर जितना भी वेस्ट बन रहा है उसको डिस्पोज करने का काम कौन करता है, लाइजोसोम। लाइजोसोम क्या करता है, जितना भी वेस्ट बनता है उसको अपने अंदर स्टोर कर लेता है ताकि वो साइटोप्लाज्म में मिक्स होकर सेल को टॉक्सिक ना बनाए। क्लियर। दूसरा, ये सेल को क्लीन करने का काम करता है। कैसे, जितने भी फॉरेन मटेरियल आते हैं बाहर से जो एंटर होते हैं, जो सेल के अपने नहीं हैं, उनको फाड़ देता है, वॉर्न आउट कर देता है और उनको डाइजेस्ट कर लेता है। क्लियर।
अब जितना भी फॉरेन मटेरियल सेल के अंदर आया, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो फूड हो, चाहे वो कोई पुरानी ऑर्गेनली हो, मतलब चाहे पुराना सेल का कोई पार्ट हो जो अब ख़राब हो चुका है, वो कहाँ पर ख़त्म होगा? इट एंड्स अप इन द लाइसोसोम। लाइसोसोम में ही वो ख़त्म होगा। लाइसोसोम क्या करेगा? उस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ब्रेक करके सिंपल सब्सटेंस बना देगा। ठीक है ना। अब ये लाइसोसोम्स जो है ये ऐसा क्यों कर पाते हैं? क्योंकि इनके अंदर बहुत पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, ठीक है, जो किसी भी चीज़ को क्या कर लेता है? डाइजेस्ट कर लेता है। अगर सेल के अंदर कोई भी डिस्टरबेंस क्रिएट हो रही है ड्यूरिंग एनी सेल डिस्टरबेंस, एग्जांपल लेते हैं, जैसे सेल डैमेज हो गया, तो सेल डैमेज होने के टाइम पे क्या होगा? ये जो लाइसोसोम है ये फट जाते हैं, ये बर्स्ट हो जाते हैं। ठीक है, इनके अंदर से क्या निकलता है? फिर इनके अंदर से डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलते हैं और वो खुद सेल को ही डाइजेस्ट कर लेते हैं। मतलब देखो कितना खतरनाक है कि अगर लाइसोसोम अंदर बर्स्ट हो जाता है, फट जाता है, तो उसमें से जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलेंगे वो उस सेल को ही डाइजेस्ट कर लेंगे, उस सेल को ख़त्म कर देंगे। इसीलिए जो लाइसोसोम्स हैं उनको सुसाइड बैग्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर ये सेल के अंदर बस्ट हो जाते हैं, फट जाते हैं, तो इनके अंदर से डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं और वो पूरे के पूरे सेल को ही डाइजेस्ट कर देते हैं। क्लियर? So these are some of the cell organelles which we have discussed today. Some other cell organelles and the remaining chapter we will discuss in the next video. You have to study the NCERT book after listening these videos. Clear? So take care. Hit the like button if you like the video. If you understand any topic, anything, share it with your friends and comment me in the comment section if you like anything about the video. If you have any doubts, if you have any suggestions, you can comment me in the comment section. My number is given in the description box. You can also contact me there on the WhatsApp. So till then, thank you very much. Take care.